हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल शॉर्ट हैंड गुरुजी। तो राजस्थान हाई कोर्ट का डिक्टेशन लेकर मैं हाजिर हूँ आप लोग के साथ। और यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज का जो भी डिक्टेशन है काफ़ी अच्छा डिक्टेशन है। तो अगर इसकी आउटलाइंस आपसे नहीं बनती तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप में आप लोग अगर ज्वाइन है तो वहाँ पे पूछ सकते हैं, अगर नहीं ज्वाइन है तो आज ही ज्वाइन हो जाइए। और जो भी आप डिक्टेशन लिखेंगे, सबसे पहले तो आपको अपनी शॉर्ट हैंड की प्रॉपर नोटबुक में लिखनी है और नोटबुक के पेज को बीच में एक लाइन खींच के 2 पार्ट में डिवाइड कर लेना है। ये सारी सावधानियाँ होती हैं जो कि आपको स्किल टेस्ट में स्पीड बढ़ाने में काफ़ी हेल्प करती हैं। तो अगर आप जहाँ भी अपना डिक्टेशन लिखेंगे, तुरंत सबसे पहले डिक्टेशन की कॉपी को आपको सेंड करना होगा हमारे टेलीग्राम में, जिससे सभी लोग आपस में जो राजस्थान हाई कोर्ट की तैयारी कर रहे हैं, वो एक दूसरे की कॉपी देख पाएँ, एक दूसरे की आउटलाइन्स देख पाएँ और उससे कुछ ना कुछ सीख पाएँ। तो अगर सच में आपको ढंग से तैयारी करनी है, तो ये सब चीज़ें आपको खुद ही करनी चाहिए। फिलहाल आज का डिक्टेशन हम स्टार्ट करते हैं। डिक्टेशन बहुत ही अच्छा है, आप लोग इसको लिखने की कोशिश करिए। डिक्टेशन की स्पीड रहेगी 80 शब्द प्रति मिनट। डिक्टेशन स्टार्ट होगा 3 सेकंड बाद। स्टार्ट। विकास और आबादी की दौड़ में प्रकृति को जो नुकसान पहुंच रहा है, उसके प्रति दुनिया में सजगता लगातार बढ़ रही है। संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग अर्थात यूएन स्टैटिस्टिकल कमीशन में एकत्रित देशों ने 11 मार्च 2021 को केवल बाजार भाव आधारित जीडीपी आकलन की जगह पर्यावरणीय आर्थिकी के आधार पर आकलन अपनाने को मंजूरी दी है। इसे इकोसिस्टम अकाउंटिंग फ्रेमवर्क कहा जा रहा है। इसमें आर्थिक संपन्नता और मानव कल्याण में प्रकृति के योगदान का भी आकलन व उसका मापन किया जाएगा। आयोग का मानना है कि इसके लिए देशों को प्रकृति को देखने व उसके मूल्यांकन करने की दृष्टि व सोच बदलनी पड़ेगी। प्रकृति के इकोसिस्टम पर हमारी आर्थिक गतिविधियों का क्या असर पड़ रहा है? प्रकृति हमें किस तरह प्रभावित करती है? हम किस प्रकार अपनी गतिविधियों में बदलाव लाकर प्रकृति को नुकसान पहुंचाए बिना आर्थिक विकास कर सकते हैं? इसके प्रति हम अब ज्यादा संवेदनशील हो सकेंगे। वन एवं अन्य पारिस्थितिकीय प्रणालियां समुदायों और देशों को बहुत लाभ पहुंचाती हैं। अतः आर्थिक पूंजी की तरह ही उनका मूल्यांकन व संरक्षण होना चाहिए। वर्तमान प्रणाली का जोर संरक्षण के बजाय विध्वंस पर है। हमें सोचना होगा कि जो चीजें हमें प्रकृति से मुफ्त मिल रही हैं, उनका क्या मोल है? जो लोग मुआवजा मांगने खड़े होते हैं, उनको तो हम मोल चुका देते हैं, पर प्रकृति मुआवजा नहीं मांग सकती। वह नुकसान झेलती रहती है। उसका मोल लोगों को समझ में नहीं आता। 11 मार्च के फैसले के पहले 2 मार्च 2021 को इसी संदर्भ में संयुक्त राष्ट्र के महासचिव गुटेरस ने कहा कि आर्थिक नीतियों में प्रकृति का सही मान मूल्यांकन होना चाहिए। उनका यह भी कहना था कि पिछले 50 साल में वैश्विक आर्थिकी 5 गुना बढ़ी है, किंतु यह विकास प्रकृति की भारी कीमत पर
हुआ है। अपने देश की बात करें तो आपदा के ऐसे क्षेत्र भी हैं जहां कोई नुकसान के आकलन के लिए जाता भी नहीं है। नुकसान का आकलन उन्हीं इलाकों में किया जाता है जहां लोग रहते हैं। हिमालय के दुर्गम इलाकों या हमारे घने जंगलों में ऐसी प्राकृतिक आपदाएं होती रहती होंगी जिनका आकलन कभी नहीं हो पाता है। विकास की कीमत प्रकृति केवल उन्हीं इलाकों में नहीं चुका रही है जहां मानव बस्ती है। प्रकृति को तो हर जगह कीमत चुकानी पड़ रही है। 7 फरवरी 2021 को रेडी गांव के क्षेत्र में हिमस्खलन प्रेरित ऋषि गंगा और धौली गंगा नदियों में आकस्मिक बाढ़ जनित त्रासदी के बाद चिन्हित ग्लेशियरों की निगरानी की बात की जा रही है तो निर्जन क्षेत्रों में तो जाना ही होगा। निर्जन का भी संदर्भ मुख्यतः मानव के न होने से है, अन्यथा इन कथित निर्जन क्षेत्रों में जीव जंतु व वनस्पति तो होते ही हैं। सोच बदलने की जरूरत है। हम प्रकृति के घाटे और मुआवजे पर बात नहीं करते हैं। बिजली परियोजना में कितने हजार करोड़ रुपए का नुकसान हुआ, यह जरूर सुर्खियों में आता है। वास्तव में किसी भी आपदा के बाद प्रकृति पर भार और बढ़ जाता है।